नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ वक्ता। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। खबरों की खबर में आज बात होगी एक पुराने केस की, या यूं कहें कि पुराने घाव की, जिसे एक बार फिर किसी ने कुरेद दिया है और वो जख्म हरा हो गया है। दर्द की यादें ताजा हो गई हैं। जी हां, बात मालेगांव ब्लास्ट की है। मालेगांव ब्लास्ट को आज करीब 19 साल होने वाले हैं। साल 2008 की घटना थी, लेकिन जैसे जैसे इस केस में कोर्ट की कार्रवाई आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे राजनीति का स्याह चेहरा सामने आ रहा है। कांग्रेस के काले कारनामों का पर्दाफाश हो रहा है। महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट मामले में एनआईए कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। गवाह अपना बयान दर्ज करा रहे थे और इस मामले की जांच कर रही एटीएस अपनी पीठ थपथपा रही थी। तभी एक बड़ा खुलासा हो गया। एक गवाह ने कोर्ट में ही ऐसा बयान दे डाला कि पूरे देश में बवाल मच गया और इसी के साथ कांग्रेस की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो गया। साल 2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामले का एक गवाह 28 दिसंबर को एनआईए कोर्ट के सामने पेश हुआ, लेकिन सुनवाई के दौरान उसने जज से वो बात कह दी जिसकी उम्मीद न तो कांग्रेस को थी और ना ही अपनी पीठ थपथपा रही एटीएस को। सुनवाई के दौरान गवाह ने कहा कि एटीएस के वरिष्ठ अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और स्वामी असीमानंद और इंद्रेश कुमार समेत 4 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं का नाम लेने का दबाव बनाया था। इस मामले के आरोपी समीर कुलकर्णी ने एक टेलीविजन चैनल को उस गवाह के खुलासे की जानकारी दी। कुलकर्णी ने बताया कि गवाह ने कोर्ट को बताया कि परमवीर सिंह और राव नामक एक अधिकारी ने उस पर दबाव डाला था। इस मामले में योगी आदित्यनाथ के साथ संघ के 4 अन्य नेताओं इंद्रेश कुमार, स्वामी असीमानंद, काकाजी और देवधर का नाम लेने को कहा गया था। उसने ये भी बताया कि गवाह को सबसे पहले तो एटीएस के मुंबई और पुणे के ऑफिस में अवैध रूप से रोककर रखा गया। वहां उस पर दबाव बनाने के साथ धमकी दी गई कि अगर वो उन 5 का नाम नहीं लेता है तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा और बुरे परिणाम भुगतने होंगे। गवाह ने यह बयान कोर्ट में जज के सामने दिया, जहां पुलिस उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। न तो दबाव बना सकती थी, न गवाह का यह बयान सामने आना था कि पूरे देश में हंगामा मच गया कि कैसे कांग्रेस सरकार में आरएसएस और बीजेपी कार्यकर्ताओं को फंसाने की साजिश चल रही थी, कैसे गवाहों को प्रताड़ित किया जाता था और उन्हें सरकारी गवाह बनाकर साधु संतों, योगी मठाधीशों को फंसाने की चाल चली जा रही थी। लेकिन समय का पहिया घूमता है, किसी एक का नहीं रहता। तब योगी आदित्यनाथ सांसद हुआ करते थे। बीजेपी केंद्र या यूपी दोनों जगह विपक्ष में थी, लेकिन अब सिक्का पलट चुका है। बीजेपी पूर्ण बहुमत से सत्ता में है। योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम हैं और कांग्रेस विपक्ष में है। शायद उसी समय कांग्रेस को यह आभास नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा। जिसे आप आतंकवादी घोषित करना चाह रहे थे, वो मठाधीश से सत्ताधीश बन जाएगा। गवाह के बयान के बाद बीजेपी अब कांग्रेस पर हमलावर हो गई है और लगातार निशाना साध रही है। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने मीडिया से बातचीत में सीधे तौर पर मनमोहन सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, दिग्विजय सिंह, सुशील शिंदे, राहुल गांधी के नेतृत्व में जो यूपीए सरकार थी, उन्होंने एक सोची समझी साजिश को जन्म दिया था। जांच एजेंसियों का गलत उपयोग करके आरोपी बनाने की कोशिश की गई थी। उस वक्त की एफआईआर में मेरा या योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं था, लेकिन उन्हें भी फंसाने की कोशिश की जा रही थी। आज ये खुलासा हो गया और ये बात कोई बीजेपी या आरएसएस का नेता नहीं कह रहा है, बल्कि वही गवाह कह रहा है जिसे सरकारी बनाकर हथियार के तौर पर पेश किया गया था। लेकिन उसने सच्चाई उगल दी और आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। वहीं इंद्रेश कुमार ने कहा कि राहुल गांधी खुद को हिंदू बता रहे हैं, जबकि उस वक्त हिंदू को आतंकवादी कहा गया था और नई परिभाषा गढ़ी गई थी। भगवा आतंकवाद, इसके लिए कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। इंद्रेश कुमार ने कहा कि भगवा और हिंदू आतंकवाद कांग्रेस की गंदी राजनीति का एक षड्यंत्र था, लेकिन तमाम साजिशें रचने के बावजूद उस समय सरकार उनका और अन्य नेताओं का नाम तक एफआईआर में नहीं डाल सकी, क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिला था। आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने उन लोगों का चरित्र हनन का प्रयास कर हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को सही साबित करने का षड्यंत्र रचा था और इसीलिए जनता ने चुनाव में उसे सबक सिखाया और आगे भी सिखाएगी।
वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। फर्रुखाबाद में जन विश्वास यात्रा के दौरान सीएम योगी ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के राज में हिंदुओं पर झूठे केस दर्ज किए गए। इसके लिए कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। आपने महाराष्ट्र एटीएस का एक बयान देखा होगा। उस समय कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं को, हिंदू नेताओं को कैसे लोग झूठे मुकदमों में फंसाने का कार्य कर रहे थे। आपने मालेगांव विस्फोट के मामले में देखा होगा। कांग्रेस की शरारत देश के खिलाफ एक अपराध है और कांग्रेस के लोगों को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए देश की जनता से। आतंकवादियों को प्रेरित और पोषित करने वाली ये कांग्रेस देश के साथ कैसे खिलवाड़ कर रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। पहले जब सत्ता में थे तब उन आतंकियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करते थे और हिंदू संगठनों पर झूठे मुकदमे दर्ज करते थे। और आज जब सत्ता के बाहर हैं तो हर उस कार्य का विरोध करते हैं जो कार्य जनता के हित के लिए हो। अब एक बार ये देखते हैं कि आखिर मालेगांव ब्लास्ट केस क्या था। 29 सितंबर 2008 की रात करीब 9:35 पर महाराष्ट्र के मालेगांव में शकील गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी के ठीक सामने एक बम धमाका हुआ। यह धमाका LML मोटरसाइकिल में हुआ था। इस धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 101 लोग घायल हुए। धमाके के बाद 30 सितंबर 2008 को मालेगांव के आजाद नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ था। महाराष्ट्र सरकार के आदेश के बाद ATS ने इस मामले की जांच अपने पास ली और 21 अक्टूबर 2008 को FIR में UAPA और मकोका की धारा लगाई। उस समय ATS चीफ हुआ करते थे हेमंत करकरे और परमवीर सिंह ATS में अधिकारी हुआ करते थे, जो कांग्रेस के केंद्रीय सत्ता के अनुसार काम करते थे, जिसे लेकर एक बार मध्य प्रदेश की सांसद साध्वी प्रज्ञा ने भी सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि हेमंत करकरे उनसे पूछताछ कर रहे थे और लगातार दिग्विजय सिंह से बात कर रहे थे और उनके इशारे पर काम कर रहे थे। साध्वी प्रज्ञा ने यह भी कहा था कि हेमंत करकरे को उन्होंने श्राप दिया था, इसीलिए वो मारा गया। आपको बता दें कि कसाब केस एनकाउंटर में हेमंत करकरे शहीद हुए थे। वहीं अब इस गवाह के बाद परमवीर सिंह भी एक बार फिर चर्चा में हैं, जो मुंबई पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे और वसूली कांड में सस्पेंड हुए हैं। अब जरा मालेगांव केस में कुछ वैसे पॉइंट्स पर फोकस करते हैं जो ये साबित करते हैं कि ये घटना और इसके पीछे की साजिश कितनी गहरी थी। पहली बात कि इस कांड को शायद मालेगांव ब्लास्ट से ज्यादा इसीलिए जाना जाता है कि इसी घटना के बाद भगवा आतंकवाद शब्द सामने आया और इसे परिभाषित किया गया। इसके बाद भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवादी का शब्द गढ़ा गया और हिंदुओं को बदनाम करने की खतरनाक साजिश रची गई। दूसरा बिंदु यह है कि इस केस में अपने बयान में कांग्रेस की साजिश बताने वाले ये कोई पहला गवाह नहीं है। इसे लेकर कुल 15 गवाह हैं जो कोर्ट के सामने कह चुके हैं कि इस केस में उन्हें जबरदस्ती गवाह बनाया गया है और बीजेपी RSS नेताओं को फंसाने के लिए गवाही देने का दबाव बनाया गया। अब आप इसी से समझिए कि इस केस के 1-2 नहीं बल्कि 15 गवाह मुकर चुके हैं, वो भी भरे कोर्ट में। साल 2008 में केंद्र में तो कांग्रेस की सरकार थी, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की ही सरकार थी और विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री थे। उस वक्त महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे थे और दिसंबर में महाराष्ट्र में एक बार फिर चुनाव हुए थे और अशोक चव्हाण CM बने। यानी अब राजनीति समझ में आ गई होगी। तब शिवसेना विपक्ष में थी, आज की तरह कांग्रेस के साथ सत्ता में नहीं, और शिवसेना ही वहां प्रमुख विपक्ष थी। ये सारा ताना बाना बुना गया और भगवा हिंदू आतंकवाद की परिभाषा का अध्याय लिखा गया। वहीं मुस्लिम वोटर के लिए और अयोध्या 1992 कांड का बदला लेने के लिए उसमें शामिल सभी नेताओं का नाम डालने की कोशिश की गई, लेकिन समय ने सब कुछ बदल दिया। शायद इसीलिए कहा जाता है कि समय का चक्र अपने व्यू में सभी को एक बार अवश्य लेता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं।
संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।